अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज छठा दिन है। अमेरिकी संसद ने बुधवार को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही रोकने वाला एक प्रस्ताव खारिज कर दिया। बता दें कि मतदान के प्रस्ताव में पक्ष में 47 और विरोध में 53 वोट पड़े हैं। इसका मतलब यह है कि अब ट्रम्प ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही जारी रख सकते हैं। अल जजीरा के मुताबिक इसराइल अमेरिका ने अब तक ईरान में 5,000 से ज्यादा बम गिराए हैं। वहीं 20 ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया है। इन हमलों में 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जहां ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट में 9 देशों में बने अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और इसराइल ईरान की सत्ता में परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो ईरान इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना सकता है। वहीं अमेरिका ने बुधवार को भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत IRIS देने को श्रीलंका के पास हमला कर डुबो दिया था। इस हमले में अब तक 87 ईरानी नागरिक मारे गए हैं। ये जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी। अमेरिका रक्षा मंत्री ही पीट हेंगसेस ने बताया है कि हिंदी महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबा दिया है। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये ईरानी पोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। श्रीलंकाई अधिकारियों ने अल जजीरा को बताया है कि बुधवार सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच मदद के लिए मैसेज भेजा गया। ये जहाज दक्षिणी श्रीलंका के गाले शहर से करीब 40 समुद्री मील यानी कि करीब 75 किलोमीटर दूर था। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका सेना के सेना कमांड ने पेंटागन और ज्यादा खुफिया अधिकारियों को भेजने की मांग की है। इन अधिकारियों को कम से कम 100 दिनों की फ्लोरिडा स्थित मुख्यालय में तैनात करने की बात कही गई ताकि ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में मदद मिल सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली बार ईरान से जुड़े ऑपरेशन के लिए इतने अतिरिक्त खुफिया अधिकारियों को बुलाया गया है। यूएई सरकार ने ईरानी जंग की वजह से इस बार स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में बसंत की छुट्टियां जल्द शुरू करने का फैसला किया है। इस बार छुट्टियां 9 मार्च से 22 मार्च तक रहेंगी और 23 मार्च से फिर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। छुट्टियां देश के सभी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटियों और छात्रों और वहां काम करने वाले स्टाफ पर लागू होंगी। बता दें कि बुधवार को अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव का मकसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई करने से रोकना था। मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 47 और विरोध में 53 वोट पड़े हैं। तो अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों के बाद ईरान ने सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें तेहरान में हुए नुकसान दिखाए गए हैं। वीडियो में कई इमारतें पूरी तरह से टूट कर मलबे में बदल गई है। मलबे के नीचे कुछ लोग अपने घरों के आसपास घूमते भी नजर आए। वहीं लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक त्रिपोली के पास एक फिलिस्तीनी शरारती कैंप में इसराइल के हमले में हमास के नेता वसीम अतल्ला अल अली और उनकी पत्नी की मौत हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बद्दावी कैंप में तड़के ड्रोन ने उनके घर को निशाना बनाकर हमला किया था। लखनऊ में शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद के बेटे, बहन और परिवार एक दूसरे सदस्य ईरान में फंसे हुए हैं। जहां शहर के 1.25 लाख से ज्यादा अन्य लोग भी ईरान, ओमान, बहरीन, मस्कत, रियाद, दुबई और शारजा जैसी खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। सभी वतन वापसी की राह देख रहे हैं। वही लखनऊ से जब परिवारजन उनकी सलामती जानने के लिए फोन पर बात करते हैं तो उनको बम की धमाकों की आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है। इससे परिवारजन की चिंता और बढ़ जाती है। बता दें कि शहर में संचालित ट्रैवल एजेंसी के संचालकों की माने तो इस वक्त खाड़ी देशों में लखनऊ के 1.25 लाख से ज्यादा लोग हैं। लखनऊ एयरपोर्ट में खाड़ी देशों के लिए हर हफ्ते 115 उड़ानें जाती हैं। इन फ्लाइटों के रद्द होने से वहां लोग काफी परेशान हैं। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने बताया है कि हमारी सगी बहन, भतीजा और छोटा बेटा ईरान में है। परिवार के कई लोग वहां रहते हैं। बेटा कल्बे अहमद लंबे समय से ईरान में रहकर पढ़ाई कर रहा है। कुम शहर जहां वो रहता है उसी जगह मिसाइल से हमले हुए हैं, मगर रब का शुक्र है वो सब बिल्कुल ठीक है। लगभग 6 साल से हमारा बेटा ईरान में है। भांजे को रहते हुए 16 साल हो गए। मौलाना ने कहा है कि यूएनओ के जरिए इजराइल और अमेरिका पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने स्कूल पर हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया है, इतने लोगों की हत्या हो गई है। उन्होंने कहा है कि हमारी भारतीय हुकूमत ढोंग करती है, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। उसे ये कहना चाहिए कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। मधुपुर में चल रहे तनाव के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान में दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को नाटो के एयर डिफेंस प्रणाली ने उस समय नष्ट कर दिया जब वो तुर्की के हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मिसाइल इराक और सीरिया के ऊपर से गुजरते हुए तुर्की की दिशा में आ रही थी, लेकिन पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नाटो के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे समय रहते मार दिया। इस घटना को लेकर कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इसने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। पूरे घटनाक्रम के केंद्र में ईरान
की सैनिकाई यानी कि IRGC का नाम सामने आ रहा है, जो ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में से एक मानी जाती है। 6 दिन बढ़ते संघर्ष के बीच IRGC पहले से ही कई सैन्य अभियानों में सक्रिय। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान से दागी गई मिसाइल वास्तव में तुर्की की ओर से जा रही थी, तो ये पहली बार होगा जब सीधे तौर पर किसी नाटो सदस्य देश को इस तरह के खतरे का सामना करना पड़ा है। तुर्की, जो कि नाटो का एक अहम सदस्य है, इस घटना को बेहद गंभीर से देख रहा है। तुर्की सरकार ने साफ कहा है कि वो अपने क्षेत्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि देश में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है और किसी भी संभावित खतरे के लिए सेना को अलर्ट पर रखा गया है। बिहार की राजनीति में नया घमासान शुरू हो गया है। राज्य में सत्ता के समीकरण और आगामी चुनावों को लेकर हाल ही में कई बयान सामने आए, जिसने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव से जुड़े फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसी सिलसिले में लालू यादव के बेटे और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख विरोधी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के फैसले को लेकर कहा है कि निर्णय सिर्फ अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए माना गया है, जबकि जनता के हितों और बिहार के भविष्य की अनदेखी की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अपने दल और सहयोगी पार्टियों के दबाव में आकर निर्णय ले रहे हैं और इससे बिहार की राजनीति में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति चर्चा और तेज हो गई है। आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग हैं वो लोग, कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है और कौन केंद्र में है, कौन बिहार में है। हम तो शुरू से यही बात तय कहते थे, भाई हाईजैक हो रखे हैं और ये तो बात साबित हो गया। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे आप लोग अब आप लोग भोले लोग तो है नहीं। के विधायक अगर आपके तरफ आते हैं तो स्वागत करेंगे। अंदरूनी मामला है, निशांत आए नहीं जाए आप स्वागत करेंगे। हम तो पहले भी बोले थे कि भाई निशांत को जो है राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आप देखिए जो स्थिति जो बनी हुई है, सम्राट चौधरी की चर्चा कि क्या भाजपा जो है उनके पिता नीतीश जी के साथ जो किया है। एक बात तो तय है कि भाजपा नहीं चाहती कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है पार्टी के रूप में रहे, बल्कि उसको खत्म करना चाहिए।